हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स का सैम्पल पेपर रहेगा क्लास 9th का, ठीक है, 2022-23 का। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही देख सकते हैं। सेम यही पैटर्न जो है आपके फाइनल टर्म में यूज होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल टर्म में आपका कैसा पेपर आएगा। ठीक इस सैम्पल पेपर की तरह आएगा। इसमें जो खंड ए होगा ना, खंड ए यानी कि जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू में है, ठीक है। सेक्शन बी में 5 प्रश्न होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। सेक्शन सी जो है उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और सेक्शन जो डी है उसमें 4 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, सेक्शन डी में। और ये केस स्टडी वगैरह इस तरीके से इसमें होंगे। और सेक्शन जो ई है ना, इसमें 3 केस होंगे। और 3 केस होंगे तो उसमें बता रखा है कि कैसे कैसे होगा कि प्रत्येक में 4 अंक, 1, 1 और 2 अंक के, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। वो जब आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपको उन्हीं में से करने होंगे। यहाँ पर सब मेंशन किया गया कि कितने कितने क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। और यहाँ पर बोला गया कि अगर कहीं पर भी फिगर है तो आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है, उसके मार्क्स ये समझ लो आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। और 22/7 पाई की वैल्यू आपको लेनी है जहां पर भी नेसेसरी होता है, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दिया कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। अब हम सेक्शन ए करने जा रहे हैं। तो सेक्शन ए में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज बड़े आराम से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। चारों में से कौन सा ऑप्शन है ये हम इसमें टिक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो 3 लिखा है ना, इसे 3 लिख दिया, मैं यहाँ पर कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आंसर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एमसीक्यू में तो केवल आपको आंसर आंसर लिखने, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप माइंड में कर सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। ओके, अब देखो 3 है, ये 2 है, यहाँ 2 आ गया। ये जो रूट है ना, रूट यहाँ पर 3 लिखा है तो ये बटे में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से रूट है, यहाँ पर 4 लिखा है तो ये भी बटे में चला गया, मतलब अपॉन में चला गया। अगर यहाँ पर 3 ना होता ना तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 3 लिखे तो 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखे तो 4 लिखेंगे, ये भी बटे में आएगा। अब काटो, 2 दूनी 4, तो 3 ऊपर क्या बचा 1, ठीक है, कुछ नहीं तो 1, 3 दूनी 6 आ गया। तो ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया बी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी साइड इस रेशियो में दे रखी है, पैरामीटर 300 है, तो एरिया कितना होगा। हिंदी में देख सकते हैं, जब हमें रेशियो में दिया होता है ना तो पहले हम कोई वेरिएबल उसके साथ लगा लेते हैं ताकि हमें हर किसी साइड की वैल्यू पता लग सके। तो ये हीरोन फॉर्मूले वाला चैप्टर 12 से। तो पैरामीटर इसका दे रखा है, जो चीज दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने रेशियो को अलग करने के लिए इसके आगे के लगा लिया, आप एक्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक नंबर का तो मैं ज्यादा डीपली से लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इजिकल टू में कितना लिखेंगे 300, क्यों, क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात है। भुजाएं मतलब ये ट्राइंगल होता है, इसकी ये साइड्स होती है, इसे भुजाएं कहते हैं ना इंग्लिश में, साइड। तो इनका टोटल 300 ही तो होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 300। तो कितना हो गया। और जिन बच्चों को आता है ना वो खुद ट्राई करते रहेंगे, फिर आंसर मैच करते रहे। 7 में 12 और 3 15 हो गए, ठीक है। इससे ये होगा कि उनको पता लग जाएगा उन्हें कितना आता है, फिर कोई गलती होगी तो फिर मैच कर लेंगे ना। ये है, क्योंकि मेन उद्देश्य तो आपको आना चाहिए ना। 15 दूनी 30, के कितना आ गया 20 आ गया, आ गया। तो अब शायद पहली कितनी आ गई, ये जो 3 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20 को, तो 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60, ठीक है। फिर बी कितना आ गया, ये 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो आ गया। फिर
7 दे रखा, 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 140, क्योंकि देखो ये के से मल्टीप्लाई करने पर ही तो साइड बनी थी। अब तीनों को जोड़ के देखो 300 आ रहा है, भाई आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तीनों साइड ही तो है, ठीक है। तो अब आप निकाल लो एस। एस कैसे निकालते हैं, इन तीनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो तीनों को जोड़ के आधा कर दो, और आपको पता है तीनों को जोड़ेंगे तो 300 ही तो आएगा, और 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है, ठीक है। 300 क्यों आया, क्योंकि ये तीनों साइड ही तो है, और तीन साइड का टोटल 300 दे रखा था, उसी से तो हमने के निकाला था। अब एस माइनस ए निकाल लो, एस माइनस ए यानी कि 150 में से 60 घटा दो, 90 आ गया। फिर एस माइनस बी निकालो, 150 में से 100 घटा दो, 50 आ गया। एस माइनस सी निकालो, 150 में से 140 घटा दो, 10 आ गया। अब लगा दो हीरोन फॉर्मूले का एरिया का, ठीक है। एरिया क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 150, एस माइनस ए कितना है 90, एस माइनस बी कितना है 50, एस माइनस सी कितना है 10। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 15 है ना, तो 5 दिया 15, 10 का कर लो 2 5 जा 10, 9 का करो 3 तिया 9, 0 का 2 पंजे 10। आप चाहे तो 0 का अलग भी लिख सकते हो, जल्दी हो जाता है उससे। 5, 10 का करो 2 पंजे 10, 10 का करो 2 पंजे 10, ठीक है। अब फटाफट बाहर निकाल लो, 2 में से एक बाहर निकलेगा, तो ये 5 है, ये 5 है, एक बाहर आ गया, ठीक है। और ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, 1 2 एक बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 है और ये 2 है, तो 1 2 बाहर आ गया, ठीक है। ये सब हो गए। उसके ये 3 है और कोई 3 नहीं, अंदर रह जाएगा, ये 3 अंदर चला गया ना, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं था। ये 5 2 5 है, इनमें से 5 बाहर आ गया, ठीक है। और ये 2 है, ये 2 है, 1 2 बाहर आ गया, और ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, 1 5 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, देखो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। और 5 से कितना होता है 15, तो 15 और 2 जीरो लग गई, 1500√3। क्योंकि देखो ये एक नंबर का, तो इसलिए मैं इसको वैसे नहीं करा रहा जैसे 3 नंबर में करते हैं, तो मतलब मैंने सिर्फ आंसर बताने के आपको बता दिया, तो 1500√3 आ गया। समझ में आ गया आपको, इसका आंसर बी आ गया, ठीक है। क्या आ गया इसका आंसर, बी, ठीक है। पेपर में तो आपको कैसे करना होता है मैं आपको बता दूं, ये हम रफ में करते हैं, ठीक है। पेपर में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, और 1 का जो है क्या आंसर आया था हमारा बी, तो हमने बी लिख के 3 की पावर 1/6 लिख दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी बी आंसर है, तो 1500√3 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अगर कोई सोल्व करके फिर आंसर लिखता है तब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से बड़ा बड़ा लिखना, ताकि टीचर को पता लग सके कि हाँ बच्चे ने कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये दो जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और हमें बोला गया कि अगर एक वैल्यू दे रखी है तो इनमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू होगी, सच होगी। तो जो चीज दे रखी है वो वाली आप बना लो, ठीक है। तो हम इसको फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। 2 ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिए, ठीक है। ये देखो, तो 2 ट्रायंगल हमें बना रहे हैं, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ए बी सी, ठीक है। तो हमने ए बी सी ऐसे लिख लिया, क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ लिखना पड़ेगा, एफ डी ई। तो एफ इधर, डी इधर, ई इधर। आप डी इधर लिखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। फिर हमें बोला है ए भी 5 है, ये 5 है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बी 40 का है, ये 40 का है, तो ये भी 40 का होगा, ठीक है। ए 80 का है, ए 80 का, तो ये भी 80 का होगा। अब आपको पता है एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, एक ट्रायंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। तो 80 40 120, 120 180 में से घटाओ तो 60 आ जाएगा, तो ये 60 का, तो ये भी 60 का होगा, ठीक है। अब चेक कर लो कि हमें इनमें से कौन सी चीज सही दे रखी है। देखो यहां पर लिखा है डी एफ 5 है, डी एफ 5 है, तो ये तो ट्रू है। कह रहा एफ 60 का है, नहीं 80 का है ना, गलत है। ये देखो डी एफ 5 का है,
डी एफ 5 का सही है, ई 60 का है, ई 60 का, तो ये आ गया। तो इसका आंसर भी क्या है, बी आर। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाले का आंसर भी क्या आ गया, बी आर। क्लियर हो गया आपको? तो हमें और देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब फोर्थ क्वेश्चन में आप देखें कि आपको इस पूरे की वैल्यू 0 दे रखी है और आपको पता लगाना कि इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन सही होगी, तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर सेकंड है ना आपकी बुक में, तो उसमें सबसे बड़ा जो फॉर्मूला वही वाला हम लगाएंगे। तो मैंने आपके लिए कॉपी को थोड़ा सा मैंने इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लिया ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। तो आपको पता है बड़ा फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे सामने। अब देखिए यहाँ पर x के ऊपर 1/3 लिखा है, तो जहां x है ना वहां पे हम लिख देंगे x के ऊपर 1/3, जहां y लिखा है वहां लिख देंगे y 1/3 पावर में z की जगह 1/3। ठीक है, ताकि ये वाली फॉर्म हम गेट कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस फॉर्म में जैसे दे रखा है वैसे आपको लाना पड़ेगा। तो जो x है वहां पे क्या लिख देंगे 1/3, ऊपर ऊपर 3 का 3 रहेगा। y की जगह क्या लिख देंगे y 1/3 ऊपर 3 का 3, और जेड की जगह क्या दे रखा है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर जेड यहाँ 1/3 ऊपर 3। देखो ये 3 ऊपर ही रहेंगे, बस एक्स की जगह हमें क्या लिख देना, एक्स 1/3। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या करा, एक्स है ना, एक्स की जगह एक्स 1/3 लिख दिया, वाई की जगह वाई 1/3 लिख दिया, और जेड की जगह जेड 1/3 लिख दिया। जहां जहां एक्स है ना, जहां जहां एक्स है वहां पे आपको क्या लिखना है, एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर वाई 1/3 और जेड की पावर जेड 1/3। ठीक है, तो करते हैं आगे। 3 एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका एक्स 1/3, वाई की जगह वाई 1/3, जेड की जगह क्या आ जाएगा जेड 1/3, और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू लगा दिया। इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आएगा एक्स 1/3 वाई 1/3 जेड 1/3। और देखो हालांकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमें दे रखा है 0 के बराबर, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर बड़े नंबर में आया तो आप कर लोगे। एक्स की जगह क्या आएगा 1/3, ऊपर क्या लगा हुआ है 2। वाई की जगह क्या लिखेंगे 1/3, ऊपर क्या लगा हुआ है 2। जेड की जगह क्या आएगा जेड की पावर 1/3, ऊपर क्या लगा हुआ है 2। एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/3, वाई की जगह क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, वाई की जगह क्या आ जाएगा 1/3, जेड की जगह क्या आ जाएगा 1/3, जेड की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/3, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये इक्वल टू हमने यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, तो इक्वल टू ना लगा के ये लगा देना। ये देखो, ये 3 से पावर मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है, ये 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। करके दिखाना, करके दिखा दो, ऐसे काट दो। ये तीनों इकट्ठा लिख दो, 3 एक्स की 1/3 वाई की 1/3 जेड की 1/3। ठीक है, इज इक्वल टू इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह हम लिख देंगे 0। पूरे की वैल्यू 0 दे रखी है ना, तो ये 0 आ गया। और ये पूरा सेम उतार देंगे, यहाँ पर सेम, ये पूरा सेम उतार देंगे। अब देखो ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया z, ये क्या होगा 3 x की 1/3 y की 1/3 z की 1/3। ठीक है, इजिकल टू में 0 को से मल्टीप्लाई करा के आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसको उठा के उधर ले जाओ।
इसको उठा के उधर, ये माइनस का है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स की 1/3, वाई की 1/3, जेड की 1/3, हमारा ये आंसर आ गया। तो मतलब अगर कहने का ये है कि अगर ये इक्वेशन आती है तो ये किसके बराबर होगी, देखो इधर ये है ना बी के बराबर, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, बी आ गया। अब उसके बाद हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है कि पी के ब्रैकेट में लिखे -1, तो आपको जहां एक्स है वहां -1 लिख के इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आप ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसमें, तो बहुत सिंपल है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² + 5। तो जहां ये -1 लिखा है ना, तो x की जगह -1, यानी कि जहां x है वहां -1 पुट कर दो। तो -1 की पावर कितनी है, 3, तो इसको 3 बार लिख लो, 1 2 3, -3 लिखा, इसको 2 बार लिख लो, मल्टीप्लाई लगा लो इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कई बच्चे कहते हैं कि मल्टीप्लाई और साइन इकट्ठा मतलब होता है, तो ब्रैकेट में इसे रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 1 2 कट गए, माइनस माइनस, ये बचा -1 आ गया। तो 1 2 कट गए, 1 बचा, यहाँ लग गया, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 आ गया, 1 1 जा 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, 5 का 5 आ गया। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का रहता है। 5 में 4 के 1 आ गया प्लस का। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। ठीक है, तो पांचवे का आंसर क्या आ गया हमारा, डी। ठीक है, तो अगर जैसे कोई पीछे आंसर गलत भी होगा, ठीक है जैसे, तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको 6 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। छठे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये हमें एक रेशनल नंबर दे रखा है, और ये कह रहा है जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसे गुणा किससे करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ रेशनलाइज कर देते हैं और फिर कहते हैं आंसर नहीं आ रहा। पर यह बोला गया कि गुणा किससे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम रेशनलाइज करते हैं ना बच्चों, तो जो नीचे वाला होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, हमें a + b दे रखा है, ये रूट में है, तो जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये चीज ऊपर लिख देंगे, ये चीज नीचे लिख देंगे, प्लस का तो माइनस माइनस नीचे दोनों उतरेगा, तो हम इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली। तो देखो ये चीज कहाँ लिखी है, ये लिखी, तो इसका आंसर डी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां। ये कह रहा है x बराबर 1 दे रखा है, y बराबर 2 दे रखा है, तो 2x + 3y = k। इसका सोल्यूशन क्या होगा, k का क्या मान होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहां x है वहां 1 लिख देंगे, जब y है वहां 2 लिख देंगे। ये तो सबसे आसान था, सबसे कम टाइम लिया इसने, 8 आ गया। ठीक है ना, देखो 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 और 2 8 आ गए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, डी आ। क्लियर हो गया, ये तो आसान था, है ना। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो हर चीज आपको आसान लगेगी। 8वां देखो, ये कह रहा है कि अगर एक पॉइंट P है, ठीक है, अगर एक पॉइंट P है, तो ये कह रहा है कि वो M और N के बीच में लाई करता है, और C जो है वो MP का मिड पॉइंट है, मतलब बिल्कुल बीच में आता है C MP के। तो कौन सी चीज इनमें से सही होगी, ये तो हम बनाने पर ही पता लगा पाएंगे, बिना बनाए तो हम पता लगा नहीं सकते। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है MN। ठीक है, MN, ठीक है, ये हमने MN बना लिया, और P बिंदु ले लिया कहीं पर भी, ये P बिंदु ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमें बोला गया है कि C MP के बीच में लेना है, C MP के बीच में लेना है, ले लिया। अब हमें पता लगाना कि कौन सी चीज सही है, इसमें कौन सी चीज सही है, ये पता लगानी है। तो आप देखो क्या लिखा है, MC + PN बराबर MN, नहीं हो सकता क्योंकि बीच में छूट रहा है। MP पूरा ले लिया, और CP हो नहीं सकता पूरे के बराबर, ये भी गलत है। ये देखो MC और CN, ये पूरा ले लिया, और ये पूरा MN के बराबर, बिल्कुल ठीक ही है। 5 चैप्टर से था ना, तो ये सी आंसर इसका आ गया। आगे देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहे देख सकते हो, CP CN MN हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, सी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, सी आंसर आ गया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कह रही है समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि आमने सामने जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल।
जो पैरेललोग्राम होता है ना उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इन दोनों को आमने सामने बराबर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3x - 50 बराबर x + 40। तो 3x प्लस का x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50 प्लस का हो जाएगा। 3x में से 1x गया, 2x, 90 आ गया, और 90 का आधा कर दिया, कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 45। ये तो सबसे आसानी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो हमने आमने सामने बराबर रख दिया, वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th में बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कोड इज 10 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ कि जीवा ए बी की केंद्र से दूरी 12 है, जीवा की लंबाई 10 है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। पहले इंग्लिश में सुन लो बच्चों, ये हमें सर्कल दे रखा है और ये सेंटर है, ये कोड है। कोड उसे कहते हैं जो सेंटर को टच नहीं करती है और सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट पर टच करती है, ये टच कर रही है, ये कोड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस कोड की इस सेंटर से जो दूरी है ना वो 12 की है, और इस कोड की लंबाई, इस कोड की जो लेंथ है वो 10 है, ये पूरी 10 है। तो ये कह रहा है डायमीटर निकालो, पहले रेडियस निकालेंगे ये, और फिर रेडियस का डबल कर देंगे, डायमीटर निकल जाएगा। हिंदी में कह रहा है बच्चों की ये वृत्त दे रखा है, आपको 2 फिगर नहीं बनानी। ठीक है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, इसे 2 बार कर रहा हूँ। ये हमें जीवा दे रखी है और ये केंद्र है, केंद्र की जीवा से जो दूरी है ना वो 12 है, और जीवा की लंबाई 10 है। तो कह रहा है कि व्यास निकालो, पहले त्रिज्या निकालेंगे तो उसका डबल कर देंगे। अब देखो, जब भी ये 90 डिग्री का बनता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अब पूरा का पूरा 10 है तो आधा कितना हो गया, 5 हो गया। भाई ये सर्कल है, ठीक है, और हमें ये 5 दे रखा होगा क्योंकि पूरा 10 है तो आधा 5 होता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर डोन ऑन कोड टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टेड। ठीक है, तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये 5 है, ये 12, तो ये कितने का होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है, 12 को ले लो, बेस कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देना, कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बी मतलब बेस, आधार। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 5 का होता है 25, तो 169 आ गया, 169 आ गया, 169 का रूट कर दो, 13 आ गया। ठीक है, तो ये हमें 13 मिल गई। तो ये 13 डायमीटर निकालने के लिए पूरी सीधी लाइन डाल देंगे, तो 13 और 13 कितना होता है, 26 होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया इसका, ए। ठीक है, क्लियर हो गया, ए आंसर आ गया इसका। अब उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है 11वां क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर त्रिज्या को r/2 लिखो और तिर्यक ऊंचाई को 2l लिखो तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया आपको पता लगाना है। ठीक है, अगर कोण का पता लगाना है, अगर रेडियस इतनी दे रखी है और स्लैंटेड इतनी दे रखी है, तो जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो TFA ऑफ कोण क्या होता है, पाई r ब्रैकेट में r+l होता है, हिंदी में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, तो अब आप बताओ पाई की जगह क्या लिखेंगे। 22/7 क्वेश्चन में जब हमने सैंपल पेपर पढ़ा था तो पाई की जगह बोला गया था कि 22/7 लीजिए। ठीक है, पर एक बात सुनो मेरी, यहाँ पर तो पाई को खोला ही नहीं गया, तो हम भी पाई को नहीं खोलेंगे, वापस इसको बंद कर दो, मतलब पाई ही लिख दो। ठीक है, आर की जगह क्या बोला गया लेने के लिए, r/2 लेने के लिए बोला गया है, तो r/2 लिख देंगे, r की जगह r/2 लिख देंगे। l की जगह क्या लेने के लिए बोला गया है, 2l बोला गया, तो 2l ले लेंगे। ठीक है, देखो जानबूझ के रकम यानी कि गिनती ना देकर उसने क्या करा, वेरिएबल ही दे दिए, तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों में अंदर कर दो, पाई r, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 2 2 जा 4, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 लगा लो, 2 1 जा 2। देखो नीचे की नीचे गुणा होती है, ऊपर की ऊपर होती है, याद रखना। r/4 2 से 2 कट गया,
एल आ गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल पहले लिख दो, आर अपॉन 4 बाद में लिख दो। ठीक है, अब चेक कर लो कि कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है ना, ये सेम दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। 12वां क्वेश्चन है हमारा। 12वां कह रहा है कि जब हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं 12वां, तो उसके कितने आयाम होते हैं। आयाम मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी होती है इसकी। तो बच्चों पॉइंट की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। ये तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, फिर कह रहा क्लास मार्क निकालो 150 से 160 का। हिंदी में देख लो क्या बोलते हैं उसको। हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्ग चिन्ह निकालो। देखो 150 से 160 का वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है, क्लास मार्क निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ये माइनस नहीं होता, 150 से 160, तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं ना, उसी को क्लास मार्क बोलते हैं। तो कितना आ गया, 310 155, बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है क्लास मार्क। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये 155 आ गया, इसका आंसर क्या है 13 का सी। ठीक है, फिर आ जाओ 14। अब छोटे छोटे हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, 14 ये कह रहा है कि एक कक्षा का वर्ग चिन्ह 10 है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, क्लास मार्क आपको दे रखा है। ठीक है, 10 दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्लास मार्क, हिंदी में वर्ग चिन्ह 10 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है क्लास विथ 6 है। जो क्लास विथ लिखी आ जाए या क्लास साइज लिखा आ जाए, बात एक ही होती है। ठीक है, वर्ग चौड़ाई या वर्ग साइड लिखा आ जाए बच्चों, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसकी लोअर लिमिट निकालिए। वर्ग चौड़ाई हमें दे रखी है, इसकी निचली सीमा निकालनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी लोअर लिमिट कैसे निकाली जाती है। लोअर लिमिट हिंदी में निम्न सीमा, क्योंकि आपसे उच्च सीमा भी तो पूछ सकता है। तो आपको याद रखना बच्चों, जो क्लास मार्क दे रखा वो लिखो, माइनस जितनी भी दे रखी है उसको 2 से डिवाइड कर दो, चाहे कितनी भी दे रखी है 2 से डिवाइड करना। कितना आ गया 3, तो 7 आ गया। ठीक है, पूछा तो इतना था, 7 आ गया। आंसर कहाँ गया, 7 ये रहा। ठीक है, ये आ गया। मैं लेकिन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको सिखाना है। 7 आ गया। अब देखो मान लो अपर लिमिट पूछी होती तो, उच्च सीमा पूछी होती तो 10 प्लस कर देते। ठीक है, वही करेंगे सेम। देखो सेम लिखा है, प्लस कर देंगे कुछ, जितना आगे 13। ठीक है, अगर आपसे आगे पूछा होता क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल पूछा होता, तो वर्ग अंतराल पूछा होता, तो आप ये दोनों लिख देते 7 से 13। और अगर आपसे पूछा होता क्लास मार्क निकालो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, वर्ग चिन्ह पूछा होता, तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर देते। 20 का आधा कितना हो गया, 10। चेक करो कि जो हमें ये दे रखा था वही चीज है ना, ये देखो वही चीज तो लेकर आए हम। तो उल्टा सीधा कैसे मर्जी पूछ ले, आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पूरा इकट्ठा आपको बता। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है। तो 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन बोला गया कि एनी पॉइंट, कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हमें बता रहा है कि अगर वो एक्स एक्सिस पर हो तो कैसा दिखेगा। देखो हिंदी में भी आप देख सकते हो, एक्स अक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो कैसा होगा, देखो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो जैसे 1 2 3 ये जितने भी एक्स है, तो एक्स एक्सिस का मतलब पता है क्या होता है, एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स कोमा 0। अगर वाई एक्सिस पूछेगा, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, हिंदी में अगर वाई अक्ष पूछेगा तो 0 वाई होता है। ठीक है, अगर ओरिजिन पूछता, मूल बिंदु पूछता,
ये बिल्कुल बीच का होता है, तो इसको बोलते हैं हम 0,0। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नहीं तो फिर इसी में पूरा क्लास हो जाएगी ना, है ना, इसलिए। तो ये प्लस का होता है, माइनस का होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया। ये बनाना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताया, आंसर तो आपको बता देना मैंने। ये आ गया x,0। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वृत्त का केंद्र जो होता है ना, वो कहाँ होता है, अंदर होता है बाहर होता है। 10वें चैप्टर में बुक का खालिस्तानी है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश, तो कहाँ होगा, इंटीरियर होगा। ठीक है, तो आसानी था। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, जो कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो कैसे होते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के जो क्रमागत कोण होता है, क्रमागत का मतलब पता है क्या, लाइन से, जैसे ये वाला, इसके बाद कौन आएगा ये वाला, ये वाला, उसके बाद कौन आएगा ये वाला, ये वाला, उसके बाद कौन आएगा ये। तो कह रहा है अगर दो एंगल हैं, दोनों लाइन से हैं, जैसे मान लो ये और ये ले लो, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा। मैंने आपको बताया भी होगा, जो पुरानी वीडियो मैंने एक कंसेप्ट वाली बताई थी ना, ये चैप्टर 8 से रिलेटेड, तो मैंने बताया था कि इन दोनों का जो टोटल है 180 होता है। तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, एडिशन भी बताया था मैंने। सप्लीमेंट्री मतलब टोटल 180। ठीक है, तो अगर अपोजिट बोलेगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर लाइन से होगा तो वो क्या होगा, 180 होगा। तो 180 किसका होता है, सप्लीमेंट्री का होता है, तो इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 18 क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक है, हिंदी में संपूरक बोलते हैं। ठीक है, संपूरक हो गया ना ये, तो ये इसका बी आंसर आ गया। अब उसके बाद 18 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी रेडियस कितनी होगी। ये 13 चैप्टर में बुक का क्वेश्चन दे रखा है। तो CSA ऑफ स्फीयर, देखो जो चीज दी है ना उसी का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर जल्दी पाओगे। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 616 दे रखा है। CSA ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, 616। सी मतलब कर्व, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 की जगह 4 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिया, आर की जगह आर ही लिख दिया, क्योंकि आर ही तो निकालना है। ठीक है, तो ये 4 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, ये बाई बटे 7 ऊपर है तो ये उल्टा रिवर्स हो जाएगा। जब इक्वल के इधर जाते हैं तो उल्टा हो जाते हैं। अब इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 1 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 4 5 20। उसके बाद हम इसको अगर एक दे देंगे तो 4 4 16, और 22 का टेबल अगर 7 तक पढ़ेंगे तो 22 7 154 होता है। आप 2 से काट सकते हैं, छोटा और कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मल्टीप्लाई पता है या डिवाइड पता है। तो स्क्वायर जाके ये रूट बन जाएगा, 2 7 में से एक साथ बाहर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर भी मैं इसको और थोड़ा छोटे में काट के दिखा देता हूँ, अगर जिस बच्चे को थोड़ा डाउट होता है कई बार मल्टीप्लाई या डिवाइड में। तो देखो ये तो समझ में आ गई, ये उधर ले गए, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं। देखो सिंपल सिंपल काट लो, 2 से 2 कम 2 2 कम 2 2 3 6, ना जाने कि जीरो बच्चों जरूर लगाना। कई बच्चे क्या करते हैं 38 लिख देते हैं यहाँ पर, तो फिर कहते हैं हमारा आ नहीं रहा। तो 2 1 कम, इसलिए मैंने दोबारा बताइए, 2 3 6 हो गया, ना जाने कि जीरो, 2 8 16। ठीक है, जीरो जरूर लगाना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में वही आना चाहिए। अगर 38 लिख देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 16 तो आएगा ही नहीं, समझ जाओ गलत है। ठीक है, अब 2 से और काटना, और काट लो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 इसे दे दिए, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से और काट लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, 11 सत्ते 77। ठीक है, ठीक है, मैंने 2 7 आ गए, 2 7 में से एक साथ बाहर आ गया। तो रेडियस कितनी होगी, 7 आ गई, तो इसका आंसर कितना आ गया। ठीक है, ए आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो है। तो यहाँ पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि एक स्थिरांक बहुपद है। स्थिरांक का मतलब होता है कौन सा स्थिरांक, 7। 7 के बारे में बोला कि 7 एक बहुपद है स्थिरांक वाला, हाँ है। ये कह रहा है जो बहुपद होते हैं ना स्थिरांक वाले, उनकी घात 0 होते हैं, तो ये भी ट्रू है, तो दोनों सही है और रीजन भी ठीक है, तो ये ए आ गया। ठीक है, तो मैं और भी बताता हूँ, पहले इंग्लिश में सुन लो। ये कह रहा है 7 जो है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है। देखो जो पोलिनोमियल होते हैं ना, पोलिनोमियल, मैंने बहुत सारी वीडियोस वैसे बना रखी है 2 साल पहले की भी, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बता रखे हैं। बच्चों ने वो देख लिया ना, बहुत उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन 2 साल पुरानी वीडियो सैंपल पर भी बना रखे हैं बहुत से। तो पोलिनोमियल है बच्चों, एक होता है जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, शून्य बहुपद, तो वो जीरो पे बोलते हैं।
एक होता है कांस्टेंट, मतलब उसमें सिर्फ गिनती होती है 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल चालू हो जाते हैं, ठीक है, अचर या स्थिरांक बोलते हैं उसको। तो ये कह रहा है कि इनकी जो डिग्री होती है जीरो होती है। पता है क्यों जीरो होती है? देखो 7, इसके आगे एक्स के ऊपर जीरो लिखो, देखो एक्स की पावर जीरो, तो उसकी वैल्यू 1 होगी तो 7 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो एक्स तो गायब ही नहीं होगा। तो इसलिए जो कांस्टेंट होते हैं ना, उनकी जो डिग्री होती है वो जीरो होती है, ताकि उसकी पावर 1 बनेगी वो वही रहेगा। तो ये दोनों ठीक है, रीजन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है। तो इसका ए आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि कैसे कैसे टिक करना है, आपको अच्छे से पता होगा। ए और आर दोनों सही होते हैं, ठीक है, ये रहा, ए और आर दोनों सही होते हैं। और अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो ए पे टिक कर देते हैं, ठीक है। ये हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद 20वां क्वेश्चन है। यहाँ 20वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो घनाभ है ना, घनाभ वो त्रिविमीय आकृति होते हैं। ये कह रहे हैं ठोस जितनी भी होते हैं उनकी त्रिआयाम होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोल रहा है कि जो क्यूब होते हैं ना, क्यूब वो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3D होते हैं, 3D। हाँ, जो क्यूब है या क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड लिखा है, घनाभ मतलब क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड 3 डायमेंशन है, तो ठीक है। कहते जो सॉलिड होता है उनकी 3 डायमेंशन होती है, ये भी ठीक है। तो और क्योंकि क्यूबॉइड सॉलिड है इसलिए उसकी भी डायमेंशन 3 है, इसलिए दोनों ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए हो गया, ठीक है। इसका भी ए आ गया और इसका भी आंसर ए, ठीक है। तो देखो मैंने पार्ट 1 वीडियो भी बनाई है, मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। आपका रिस्पॉन्स जैसा रहा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।